तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ब्लाइट। दोस्तों ब्लाइट ये जो वर्ड है वो नाउन के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम नाउन की बात करते हैं ब्लाइट के लिए तो इसका मतलब होता है अभिशाप, विनाशकारी प्रभाव, रोग जो पौधों को खराब कर देता है उसके लिए भी हम ब्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ के बर्बादी का कारण बनती है तो उसे भी हम जो है वो ब्लाइट कह सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ब के सेंस में इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बर्बाद करना, खराब कर देना, नष्ट कर देना या फिर किसी चीज़ की डेवलपमेंट को जो है वो रोक देना, उसे हम जो है वो ब्लाइट कहते हैं। तो ये दोनों भी मीनिंग्स आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। यानी कि ब्लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को सीरियसली डैमेज कर देना या फिर बर्बाद कर देना, जिससे उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो ब्यूटी है या फिर उसकी जो क्वालिटी है या फिर जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर पड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ब्लाइट कह सकते हैं। इस वर्ड का यूज़ जो है वो मतलब कि दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि भाई प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो ब्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइट दोस्तों एक ऐसी डिसीज़ यानी कि एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मतलब कि जो फसल है या फिर जो क्रॉप्स या फिर जो प्लांट्स है उनको सूखा या फिर ख़राब कर देती है। और दूसरा इसका यूज़ हो सकता है जनरल लाइफ में, ठीक है। ब्लाइट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, सोसाइटी, सिटी या फिर करियर को धीरे धीरे बर्बाद या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर दे तो उसे भी हम जो है वो मतलब कि ब्लाइट कह सकते हैं। यानी कि आप जो है वो पेड़ पौधों के कॉन्टेक्स्ट में भी ब्लाइट का यूज़ कर सकते हो और जनरल लाइफ में भी जो है वो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक बीमारी यानी कि अगर एक जो है वो डिसीज़ पूरी पोटैटो क्रॉप को ख़राब कर दे तो उस डिसीज़ को हम जो है वो ब्लाइट कह सकते हैं। वैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी सिटी की ग्रोथ और लोगों की लाइफ को ख़राब कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी है वो उस सिटी पर एक ब्लाइट है, यानी कि एक तरीके से अभिशाप है, विनाशकारी प्रभाव छोड़ रही है या फिर बर्बादी का कारण बन रही है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मतलब कि किसी पेड़ पौधे पर जो है वो मतलब कि कोई यानी कि बीमारी लग जाना, फसल का ख़राब हो जाना, पोल्यूशन का एनवायरनमेंट को डैमेज करना, पोवर्टी का जो है वो सोसाइटी की प्रोग्रेस को रोक देना, करप्शन का कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करना, तो ये जो सारे एग्जांपल्स है ये ब्लाइट के ही एग्जांपल्स है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लाइट का जो मतलब है वो सिर्फ प्लांट डिसीज़ नहीं होता। डिसीज़ का क्या मतलब होता है कि भाई कोई बीमारी है और सिर्फ इसका मतलब डैमेज भी नहीं होता है। डैमेज का तो मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, लेकिन ब्लाइट का मतलब होता है ऐसा नुकसान जो किसी चीज़ की ग्रोथ को, किसी चीज़ की ब्यूटी को या फिर उसकी जो क्वालिटी है या फिर उसका जो फ्यूचर है उसको सीरियसली अफेक्ट कर दे या फिर डिस्ट्रॉय कर दे। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम ब्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ब्लाइट में लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट का आइडिया ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि हवा से जो है वो एक पेड़ की ब्रांच टूट गई तो ये तो होता है भाई किसी चीज़ का जो है वो डैमेज हो गया, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया गया, ओके पहुंच गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन एक डिसीज़ ने पूरी क्रॉप को सुखा दिया और फार्मर्स का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मतलब कि क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, क्वालिटी पर नुकसान हुआ है, उस चीज़ की ग्रोथ पर नुकसान हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम जो है वो ब्लाइट का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझना है कि किसी चीज़ की मतलब कि बीमारी में क्या डिफरेंस होता है, डैमेज में क्या डिफरेंस होता है और ब्लाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि रुइन है, डेवस्टेट है या फिर मार है। अब दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रुइन। दोस्तों रुइन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। जैसे कि फाइनल डिस्ट्रक्शन को ये जो वर्ड है वो ज़्यादा मतलब कि दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, उसकी वजह से जो है वो मतलब कि ब्रिज को क्या हो गया, मतलब कि नुकसान पहुंचा, यानी कि ब्रिज हो गया रुइन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। डेवस्टेट हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होना या फिर डिस्ट्रक्शन कर देना, यानी कि तबाही मचा देना, उसे हम जो है वो डेवस्टेट करना कहते हैं। यानी कि डेवस्टेट अचानक और सीवियर डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि भूकंप ने जो है वो विलेज को डेवस्टेट कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इस तरीके से हम कह सकते हैं।
और तीसरा हमारा वर्ड आता है मार। दोस्तों मार का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की ब्यूटी, किसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है या फिर जो परफेक्शन होती है उसको ख़राब कर देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मार कहेंगे। ठीक है, मार यूजुअली अपीयरेंस जो होता है, यानी कि जो चीज़ बाहरी मतलब कि बाहरी तौर पर जैसी दिखती है या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है उसको स्पॉइल करने को ज़्यादा दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मार इस वर्ड को हम कैसे समझेंगे कि जो सच में मारना भी होता है। अगर मान लीजिए कि किसी ने थप्पड़ मारा तो आपकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, है ना, यानी कि मतलब कि वहाँ पर निशान पड़ सकते हैं। तो ये होता है एक तरीके से मार करना। मार करना यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ को खराब कर देना, उसकी अपीयरेंस को खराब कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि स्क्रैच ने जो है वो कार के लुक को मार कर दिया। मार कर दिया यानी कि डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, उसकी जो ब्यूटी थी उस पर जो है वो हल्का सा निशान आ गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है किसी चीज़ को मार करना। ठीक है, आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इम्प्रूव है, रिस्टोर है या फिर रिवाइटलाइज है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इम्प्रूव। दोस्तों इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से बेटर बनाना, यानी कि बेहतर बनाना। ठीक है, ब्लाइट क्या करता है, क्वालिटी और ग्रोथ को खराब कर देता है, जबकि इम्प्रूव क्या कर देता है, उसे सुधार देता है। जैसे कि मान लीजिए कि पोल्यूशन ने जो है वो रिवर को ब्लाइट कर दिया, यानी कि दूषित कर दिया, खराब कर दिया, लेकिन क्लीन अप कैंपेन ने उस रिवर को इम्प्रूव कर दिया। दोनों चीज़ें हमने एक साथ समझ ली। तो ये होता है ब्लाइट और इम्प्रूव के बीच का डिफरेंस, यानी कि अपोजिट वर्ड्स है, इसलिए हमें डिफरेंस भी समझना है। रिस्टोर हमारा दूसरा वर्ड है। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी अच्छी और जैसी वो ओरिजिनल कंडीशन में पहले थी वैसी कंडीशन में उसे वापस ले आना, उसे हम जो है वो रिस्टोर करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बीमारी ने जो है वो फसलों को या फिर जो फॉरेस्ट है, जंगल को, उसे जो है वो ब्लाइट कर दिया। ब्लाइट कर दिया यानी कि तबाह कर दिया, लेकिन प्लांटेशन प्रोजेक्ट ने उस फॉरेस्ट को रिस्टोर करना शुरू किया, यानी कि जैसे वो फॉरेस्ट पहले कंडीशन में था, यानी कि पहले जैसा था वैसे कंडीशन में लाने की कोशिश की प्लांटेशन प्रोजेक्ट ने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। रिवाइटलाइज हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है किसी जगह या फिर चीज़ में दोबारा लाइफ, एनर्जी या फिर ग्रोथ लाना, उसे हम जो है वो रिवाइटलाइज कहते हैं। ब्लाइट क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, जबकि रिवाइटलाइज ग्रोथ को वापस लाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एबंडेंट फैक्ट्रीज, यानी कि जो मतलब कि बंद पड़ी फैक्ट्रीज होती है, वीरान फैक्ट्रीज, उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, फैक्ट्रीज ने एरिया को ब्लाइट कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से एक तरीके से खाली खाली कर दिया, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन न्यू इंडस्ट्रीज़ ने उस एरिया को रिवाइटलाइज कर दिया, यानी कि उस एरिया में फिर से जान ला दी, एनर्जी ला दी, दोबारा ग्रोथ ला दी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है किसी चीज़ को रिवाइटलाइज करना। ठीक है, आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द डिसीज ब्लाइटेड द फार्मर्स क्रॉप्स एंड कॉज्ड ह्यूज लॉसेस। यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि एक बीमारी यानी कि एक डिजीज़ ने जो है वो फार्मर की जो फसल थी उसको बुरी तरीके से ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। यहाँ पर ब्लाइटेड का मतलब सिर्फ थोड़ा नुकसान पहुँचाने से नहीं है, बल्कि फसल की ग्रोथ और क्वालिटी को इतना डैमेज कर देने से है कि उसका मतलब कि उस पर जो है वो सीरियसली बुरा असर पड़े। इस तरीके से हमने समझा है कि ब्लाइट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेस्टिव। दोस्तों रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, अधीर, असंतुष्ट या फिर कंट्रोल में रहने वाला या फिर विद्रोही स्वभाव का। तो ये जो सारे मीनिंग्स है ये रेस्टिव के ही मतलब कि पॉसिबल मीनिंग्स हम कह सकते हैं। रेस्टिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप का जो है वो बेचैन होना, इम्पेशेंट होना या फिर डिससेटिस्फाइड होना, जिससे कि वो शांत ना रहे और कंट्रोल में ना रहना चाहे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेस्टिव कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो उन सिचुएशंस के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पर कोई रूल्स, कोई अथॉरिटी या फिर कोई मतलब कि ढीले से जो है वो तंग आकर, यानी कि देरी से जो है वो तंग आकर जो है वो रेस्टलेस या फिर रेबेलियस बिहेवियर दिखाने लगता है, तो उससे भी हम जो है वो रेस्टिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट को रिज़ल्ट आने में बहुत ही मतलब कि कोई स्टूडेंट है और अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो आने में बहुत ही डिले हो रहा है और वो बार बार पूछ रहा है कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, कंप्लेन करने लग रहा है कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, मुझे मेरा रिज़ल्ट जल्दी दो, तो कहा जा सकता है कि स्टूडेंट जो है वो रेस्टिव हो चुका है। रेस्टिव हो चुका है यानी कि बेचैन हो चुका है, इस तरीके से। वैसे अगर एम्प्लॉयज़ सैलरी इंक्रीज़ ना मिलती है एम्प्लॉयज़ को और ना मिलने की वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वो भी रेस्टिव एम्प्लॉयज़ कहलाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको समझना है, यानी कि जब आप जो है वो इम्पेशेंट फील करते हो, अनईजी फील करते हो या फिर आप जो है वो खुद को शांत नहीं रख पाते, तो उसे हम जो है वो रेस्टिव होना कह सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट का रिजल्ट का वेट करते करते इम्पेशेंट हो जाना, एम्प्लॉयज़ का कंपनी के डिसीजन से नाराज़ हो जाना,
सिटीजन्स का गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड हो जाना, या फिर मतलब कि किसी घोड़े का जो है वो कंट्रोल में ना आना, इधर उधर हिलना, ये भी सारे जो एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, रेस्टिव के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रेस्टिव का जो मतलब है वो सिर्फ रेस्टलेस यानी कि बेचैन होना नहीं होता। रेस्टलेस का मतलब होता है सिर्फ बेचैन होना या फिर शांत ना बैठ पाना, लेकिन रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होने के साथ साथ नाराज़ भी होना, इम्पेशेंट भी होना, यानी कि जहाँ पर आपको सब्र नहीं होता वैसी सिचुएशन होना, या फिर कंट्रोल एक्सेप्ट ना करने वाला, यानी कि कंट्रोल में भी नहीं रहते हो आप। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो रेस्टिव के साथ आती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि एक्साइटमेंट की वजह से शांत नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, तो ये तो होता है रेस्टलेस होना कि भाई बेचैन है वो, किसी चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि तीव्र है, बेचैन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे कर्मचारी है जो कि अनफेयर रूल्स की वजह से कंप्लेन कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात नहीं मान रहे, तो इस सिचुएशन में वो क्या है, इम्पेशेंट है, कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ वो नाराज़ भी है। तो ये होता है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का रेस्टिव होना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि रेस्टलेस और रेस्टिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। रेस्टलेस का आइडिया रेस्टिव में थोड़ा बहुत है, लेकिन मतलब इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी आती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि रेस्टलेस है, इम्पेशेंट है, या फिर रेबेलियस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेस्टलेस। इसका मतलब होता है बेचैन होना या फिर शांत ना बैठ पाना, उसे हम जो है वो रेस्टलेस होना कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट कैसे होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं रेस्टलेस होना। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पेशेंट। दोस्तों इम्पेशेंट का मतलब होता है वेट ना कर पाना या फिर जल्दी रिजल्ट चाहना। जब आपको जो है वो मतलब कि बिल्कुल ही सब्र नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, आप वेट नहीं कर पाते हो और जल्दी से चाहते हो कि बस मुझे इस चीज़ का जो है वो जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, तो उसे हम इम्पेशेंट होना कहते हैं। इम्पेशेंट वेटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कस्टमर जो है वो डिलीवरी के लिए जो है वो इम्पेशेंट था, यानी कि बेसब्र था, बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कब आएगा मेरा मतलब कि पार्सल या फिर जो भी चीज़ है वो। तो ये होता है किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट होना, ठीक है। तीसरा है हमारा रेबिलियस। रेबिलियस का मतलब होता है अथॉरिटी या फिर रूल्स के अगेंस्ट जाना, एक तरीके से विद्रोह करना, उसे हम क्या कहेंगे, रेबिलियस हम उसे कह सकते हैं। रेबिलियस क्या करता है, ओपनली अपोजिशन को दिखाता है, जैसे कि टीनेजर रेबिलियस बिहेवियर दिखाते हैं इस तरीके से, यानी कि विद्रोही होते हैं, एक तरीके से किसी की चीज़ आसानी से मानते नहीं है, ये होता है किसी व्यक्ति का रेबिलियस होना। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। अब हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि काम है, कंटेंट है, या फिर ओबेडियंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काम। दोस्तों काम का मतलब होता है शांत और कंपोज्ड रहना, ठीक है। जैसे कि रेस्टिव जो है वो बेचैन और इम्पेशेंट होता है, जबकि काम कैसा होता है, रिलैक्स्ड होता है, पीसफुल होता है, उसे हम जो है वो काम कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट के बाद जो है वो मतलब कि भीड़ काम हो गई, इस तरीके से शांत हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि अपनी सिचुएशन में संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, उसे कंटेंट कहते हैं। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रमोशन मिलने के बाद एम्प्लॉयज़ कंटेंट थे, यानी कि सेटिस्फाइड थे, इस तरीके से। तीसरा आता है ओबेडियंट। ओबेडियंट का मतलब होता है रूल्स और इंस्ट्रक्शन को विलिंगली फॉलो करना, मर्जी से फॉलो करना। जैसे कि न्यू स्टूडेंट्स ओबेडियंट थे, यानी कि जाहिर सी बात है कि मतलब कि रूल्स को फॉलो कर रहे थे, अच्छे से जो है वो मतलब कि नियमों का पालन कर रहे थे, इस तरीके से ये होता है मतलब कि आज्ञाकारी होना, उसे हम ओबेडियंट कहते हैं। ओके, ओबेडियंट अथॉरिटी को विलिंगली मानता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द क्राउड बिकेम रेस्टिव आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कई घंटों तक वेट करने के बाद जो भीड़ थी वो बेचैन, इम्पेशेंट और नाराज़ हो गई, यानी कि वो शांत रहने के बजाय कंप्लेन करने लगी या फिर रिएक्शन देने लगी। तो यहाँ पर रेस्टिव का मतलब सिर्फ बेचैन होने से नहीं है, बल्कि देरी की वजह से जो है वो डिससेटिस्फैक्शन और कंट्रोल में ना रहने की फीलिंग को भी दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेस्टिव इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कम। दोस्तों स्कम का मतलब होता है मैल, झाग की परत या फिर गंदगी की परत, या फिर नीच व्यक्ति या फिर घटिया इंसान, यानी कि दो कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो स्कम का मतलब है वो दो तरीके से यूज़ होता है। पहला तो इसका मतलब होता है, एक लिटरल मीनिंग होता है इसका, कि किसी लिक्विड जैसे कि दूध है, सूप है, या फिर जो पोल्यूटेड वाटर है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि भाई पूरे पानी पर यानी कि झील पर जो है वो हरी कलर की काई छाई हुई है। काई यानी कि जो अलगी हम जिसे कहते हैं, फंगस वगैरह जो भी
क्या हो गया वो उस तरीके से। तो उसके ऊपर जो जमने वाली जो गंदगी होती है या फिर जो झाग होते हैं या फिर जो पतली परत होती है उसको हम स्कम कहते हैं। ये तो उसका इसका मतलब कि स्कम का होता है लिटरल मीनिंग, यानी कि इस वर्ड का असली मीनिंग। लेकिन जब हम इसका फिगरेटिव सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही घटिया, इमोरल या फिर क्रूअल इंसान, ठीक है, उसको हम इंसल्टिंग वे में जो है वो यूज़ करते हैं। इंसल्टिंग वे में जो है वो व्यक्ति के लिए स्कम ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक तालाब में पानी के ऊपर जो है वो हरी गंदगी परत यानी कि जमी हुई है तो उसे स्कम कहा जा सकता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार बुरे और डिसऑनेस्ट काम करता है तो लोग उसे गुस्से में जो है वो स्कम कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। यानी कि दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तालाब के पानी पर जमने वाली गंदगी, सूप के ऊपर जमने वाली पतली लेयर, बहुत ही क्रूअल क्रिमिनल के लिए जो है वो इंसल्टिंग वर्ड यूज़ करना स्कम, ये भी डिसऑनेस्ट और इमोरल पर्सन को स्कम कहना। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये स्कम के ही है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्कम एक स्ट्रॉन्ग इंसल्टिंग वर्ड भी है। बैड पर्सन मतलब होता है बुरा इंसान, लेकिन स्कम का मतलब होता है इतना घटिया या फिर इतना इमोरल कि उसके लिए बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से ये वर्ड यूज़ किया जाए। यानी कि जब आप एक्सट्रीम इंसल्टिंग वर्ड आप किसी के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो जो होता है स्कम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ बैड पर्सन, तो ये तो नॉर्मल क्रिटिसिज्म है कि वो मतलब कि बुरा इंसान है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि भाई उसे हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीच कह दे, घटिया कह दे, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है किसी का मतलब कि बैड पर्सन होना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ स्कम, तो ये होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंसल्टिंग एक्सप्रेशन है कि ये बहुत ही नीच व्यक्ति है, बहुत ही डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये होता है कि भाई मेरा गुस्सा है उस चीज़ पर, फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए हम जो है वो उसे स्कम कह रहे हैं। तो आपको डिफरेंस समझना है बैड और स्कम में, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि फिल्थ है, स्लाइम है या फिर ट्रैश है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फिल्थ। दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंदगी या फिर बहुत ही ज़्यादा मैल या फिर डर्ट, जिसे हम कह सकते हैं वो होता है फिल्थ, ठीक है। जनरल डर्ट को दिखाता है ये वर्ड, जैसे कि कूड़े कचरे से या फिर जो गार्बेज होता है उससे जो है वो रोड फिल्थ से भर गई, यानी कि क्या हो गई, बहुत ही गंदगी से भर गई, डर्ट से भर गई, इस तरीके से हम कह सकते हैं। स्लाइम हमारा दूसरा वर्ड है। स्लाइम का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है चिपचिपा और गीला सब्सटेंस, उसे हम स्लाइम कहते हैं। स्लाइम बेसिकली स्टिकी टेक्सचर पर फोकस करता है, जैसे कि स्नेल जो होता है, यानी कि जो एक स्नेल जो जानवर होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, स्लाइम छोड़ता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, बहुत ही स्टिकी होता है वो। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्लाइम क्या होता है। और वैसे तो आजकल मतलब कि बच्चों का खेलने का एक कोई प्रोडक्ट भी आता है स्लाइम करके, वो भी स्लाइम ही होता है क्योंकि वो भी चिपचिपा होता है। तो स्लाइम बेसिकली हम स्टिकी टेक्सचर को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा आता है ट्रैश। दोस्तों ट्रैश ये जो है वो इंसल्टिंग कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैश का वैसे तो मतलब होता है कचरा, और कभी कभी अगर हम इंसल्टिंग कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करना चाहे तो इसका मतलब होता है कभी कभी किसी घटिया व्यक्ति के लिए इंसल्टिंग तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैश जनरल इंसल्ट है, जबकि स्कम जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉरली लो पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब कि वायलेंट कोई क्रिमिनल्स हैं, उनको जो है वो हम मतलब कि ट्रैश कह सकते हैं। ट्रैश यानी कि बहुत ही ज़्यादा घटिया व्यक्ति कह सकते हैं, फिर स्कम भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारे हमारे सिनोनिम्स हैं वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि जेंटलमैन है, सेंट है या फिर रोल मॉडल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब होता है ईमानदार, रिस्पेक्टफुल, अच्छे मैनर्स वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे, जेंटलमैन हम उसे कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम एज अ जेंटलमैन, ऐसे हम कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है, यानी कि अच्छा है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है उसका, ईमानदार रहता है, अच्छे मैनर्स है उसमें, तो वो कैसा है, यानी कि जेंटलमैन है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। सेंट हमारा दूसरा वर्ड है। इंग्लिश में इसे सेंट कहते हैं, हिंदी में समझने के लिए आप इसे संत महात्मा कह दो, एक ही बात है। यानी कि बहुत ही पवित्र, काइंड या फिर मॉरली एक्सीलेंट व्यक्ति, उसे हम जो है वो मतलब कि सेंट कह सकते हैं। मॉरली एक्सीलेंट व्यक्ति या फिर बहुत ही पवित्र, काइंड तो एक संत ही हो सकता है। हम जैसे नॉर्मल इंसान तो मतलब कि कभी कभी कोई गलती कर देते हैं ना, इस तरीके से हम उसे संत नहीं कह सकते। जैसे कि मदर टेरेसा इज ऑफन रिमेंबर्ड एज अ सेंटली पर्सन, उनके ऐसे गुण थे कि किसी संतों से कम नहीं थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मदर टेरेसा, उनको जो है वो मतलब कि एक संत रूपी या फिर महात्मा इंसान के रूप में जो है वो उन्हें याद किया जाता है। इस तरीके से हम कहेंगे, ये होता है किसी का सेंट होना। अगला आता है रोल मॉडल। रोल मॉडल वो होता है
जो मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिससे लोग अच्छी बातें मतलब कि सीखना चाहते हैं, जिससे ओके, जैसे कि हमारा सबका रोल मॉडल होता है किसी का, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, उनका डिटर्मिनेशन, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, ये जो सारी चीज़ें हैं हम किसी अगर व्यक्ति से सीखना चाहते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अ डेडिकेटेड टीचर कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ग्रीन्स कम कवर द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। इस सेंटेंस का मतलब है कि तालाब के पानी के ऊपर वाली जो सतह है उस पर पूरी गंदगी की एक परत जम गई थी। यहाँ पर स्कम का मतलब किसी इंसान से नहीं है, हमने जो है वो इंसान के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ नहीं किया है सेंटेंस में, बल्कि पानी के ऊपर जो जमने वाली जो गंदी लेयर होती है, गंदगी होती है, उसके लिए हमने यूज़ किया है। इस तरीके से आपको जो है वो समझते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि स्कम यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोमलगेट। दोस्तों प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषित करना, आधिकारिक रूप से जारी करना, प्रचारित करना, किसी चीज़ को लागू करना, या फिर सार्वजनिक तौर पर जो है वो किसी को बताना, ठीक है, सार्वजनिक करना किसी चीज़ को, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि प्रोमलगेट करना कह सकते हैं। यानी कि प्रोमलगेट का मतलब होता है कि कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, या फिर कोई जो आइडिया होता है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उनको फॉर्मली और पब्लिकली अनाउंस या फिर इशू करना, ताकि सभी लोग उसके बारे में जान सके और ज़रूरत पड़े तो उसका पालन भी कर सके। ये होता है प्रोमलगेट का मतलब। यानी कि ये जो वर्ड है वो सिर्फ नॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर रूल को पब्लिक करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट एक नया ट्रैफिक लॉ ऑफिशियली अनाउंस करके पूरे देश में लागू करे, तो कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने नया लॉ क्या किया है, प्रोमलगेटेड किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर एक यूनिवर्सिटी ऑफिशियली नए एग्जामिनेशन रूल्स सभी स्टूडेंट के लिए इशू करती है, तो यूनिवर्सिटी ने उन रूल्स को प्रोमलगेटेड किया है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। यानी कि और भी कुछ एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट का नया लॉ ऑफिशियली अनाउंस करना, स्कूल का नए रूल्स इशू करना, कंपनी का नई पॉलिसी सभी एम्प्लॉयज़ को बताना, अथॉरिटी का ऑफिशियल गाइडलाइंस पब्लिक करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, प्रोमलगेट करने की ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रोमलगेट का मतलब सिर्फ अनाउंस करना नहीं होता है। अनाउंस करना का मतलब होता है किसी बात को पब्लिक में बताना, लेकिन प्रोमलगेट का मतलब होता है किसी ऑफिशियल लॉ, रूल, पॉलिसी या फिर रेगुलेशन को अथॉरिटी के साथ फॉर्मली इशू या फिर इम्प्लीमेंट करना। अनाउंस तो ये भी हो सकता है कि आप जो है वो कोई नॉर्मल आपकी लाइफ या फिर निजी बात को भी आप जो है वो मतलब कि सबके सामने जाहिर कर रहे हो, तो आप ये भी अनाउंस कर सकते हो। जैसे कि आपने जो है वो आपकी शादी की डेट जो है वो अनाउंस कर दी, ये भी तो अनाउंस करना होगा। लेकिन प्रोमलगेट जो है वो लॉ, पॉलिसी, रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने जो है वो स्कूल की पिकनिक की डेट अनाउंस की, तो ये तो हो गया अनाउंस करना। हम किसी भी चीज़ के लिए अनाउंस करना कह सकते हैं जब आप जो है वो बहुत बड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि जब लोग होते हैं उनके सामने कोई बात कर रहे होते हो, कोई चीज़ मतलब कि घोषित कर रहे हो, तो उसे हम जो है वो अनाउंस कह सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी ऑफिशियल मतलब कि इशू किया, तो ये होता है प्रोमलगेट करना, ठीक है। कोई पॉलिसी है उसे प्रोमलगेट किया गया है, यानी कि घोषित किया गया है ऑफिशियली सबके सामने। इस तरीके से आपको समझना है कि अनाउंस और प्रोमलगेट में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रोक्लेम है, इनैक्ट है या फिर पब्लिश है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोक्लेम। दोस्तों प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट बात को पब्लिकली या फिर कॉन्फिडेंटली मतलब कि अनाउंस करना, उसे हम प्रोक्लेम करना कहते हैं। प्रोक्लेम बेसिकली पब्लिक डिक्लेरेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि किंग ने जो है वो विक्ट्री प्रोक्लेम की, यानी कि उसको जो है वो मतलब कि कॉन्फिडेंटली अनाउंस किया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इनैक्ट का क्या मतलब होता है, किसी लॉ को ऑफिशियली पास करके लीगल इफेक्ट देना, उसे हम इनैक्ट करना कहते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट ने लॉ इनैक्ट किया, यानी कि अप्रूवल देने की जो प्रोसेस है वो होता है इनैक्ट का मतलब, लॉ को लीगल अप्रूवल देने की प्रोसेस, उस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तीसरा आता है पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना, उसे हम जो है वो पब्लिश करना कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर ने जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है किसी चीज़ का पब्लिश करना, ठीक है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कंसील है, सप्रेस है या फिर विद होल्ड है।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी बात को छुपा लेना। प्रोमलगेट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करता है, सबके सामने बताता है, जबकि कंसील उसे लोगों से छुपा लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी प्रोमलगेट की, यानी कि जाहिर की सबके सामने बता दी, लेकिन कंपनी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंसील कर दिए, यानी कि छुपा लिए। ये होता है प्रोमलगेट और कंसील में डिफरेंस। दूसरा आता है सप्रेस। दोस्तों सप्रेस का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन या फिर आइडिया को जानबूझकर पब्लिक होने से रोकना, उसे हम सप्रेस करना कहते हैं, यानी कि एक तरीके से दबाना, बाहर ना निकलने देना, उसे हम क्या कहेंगे, सप्रेस करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, यानी कि उसे बाहर नहीं आने दिया, इस तरीके से हम सप्रेस का यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा आता है विदहोल्ड। दोस्तों विदहोल्ड का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को देने से रोक लेना या फिर अपने पास ही रख लेना, उसे हम जो है वो विदहोल्ड करना कह सकते हैं। प्रोमलगेट क्या करता है, ओपनली शेयर करता है, जबकि विदहोल्ड शेयर नहीं करता, ठीक है, अपने तक ही सीमित रख लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डिटेल्स को विदहोल्ड कर लिया, यानी कि अपने पास से रख लिया, लोगों तक नहीं आने दिया, इस तरीके से हम समझ पाएंगे। तो ये होता है किसी चीज़ को विदहोल्ड करना, ठीक है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, यानी कि एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कम करने के लिए नए एनवायरमेंटल रूल्स को ऑफिशियली अनाउंस करके लागू कर दिया। यानी कि यहाँ पर प्रोमलगेटेड का मतलब सिर्फ लोगों को बताने से नहीं था, बल्कि अथॉरिटी के थ्रू नए रेगुलेशंस को फॉर्मली इशू करना और उन्हें पब्लिक के लिए इफेक्टिव बनाने से भी था। इस तरीके से हमने जो है वो यूज़ किया है कि मतलब कि हमने समझा है कि प्रोमलगेट का मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रांसग्रेस। दोस्तों ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, सीमा लांघना, किसी नियम को तोड़ना, अपराध करना या फिर मर्यादा का अतिक्रमण करना, ये सारे इसके मीनिंग्स है। यानी कि ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कि किसी लॉ, किसी रूल, मॉरल प्रिंसिपल, लिमिट या फिर बाउंड्री को तोड़ देना या फिर उसके अगेंस्ट जाना। इसका यूज़ तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर गलती से किसी नियम को, किसी कानून को या फिर मॉरल वैल्यूज़ का जो है वो उल्लंघन करता है। ये सिर्फ जो है वो लीगल रूल्स के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल नॉर्म्स के लिए, एथिक्स के लिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए और जो पर्सनल बाउंड्रीज होती है उनके लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर रेड लाइट क्रॉस कर देता है तो उसने क्या किया है, ट्रैफिक रूल को ट्रांसग्रेस किया है। वैसे अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है बाहर जाकर, तो उसने क्या किया है, कंपनी के रूल्स को मतलब कि और ट्रस्ट को क्या किया है, ट्रांसग्रेस किया है, उसको जो है वो तोड़ा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, स्कूल के रूल्स का वायलेशन करना, किसी की पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करना, मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट काम करना। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये किस चीज़ के हैं, तो ये जो है वो मतलब कि ट्रांसग्रेस करने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ट्रांसग्रेस का मतलब सिर्फ ब्रेक करना नहीं होता। ब्रेक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना या फिर वायलेट करना, लेकिन ट्रांसग्रेस का मतलब होता है खास तौर पर लॉ, रूल, एथिक्स या फिर मॉरल लिमिट्स का उल्लंघन करना। ये चीज़ आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखनी है। यानी कि ट्रांसग्रेस में लीगल और मॉरल बाउंड्री क्रॉस करने का ज़्यादा आइडिया होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चे ने जो है वो गलती से कोई ग्लास तोड़ दिया, तो ये तो होता है ब्रेक करना, ठीक है, किसी चीज़ का टूटना या फिर तोड़ना। लेकिन एम्प्लॉय ने कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी का वायलेशन किया, उसका उल्लंघन किया, ठीक है, ये होता है ट्रांसग्रेस करना। जब हम किसी रूल की बात कर रहे होते हैं, पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं, एथिक्स की बात कर रहे होते हैं, मॉरल लिमिट्स की बात कर रहे होते हैं, तब हम ट्रांसग्रेस का यूज़ करते हैं। ऐसे नॉर्मल टूटने फूटने के लिए हम ट्रांसग्रेस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, डिफरेंस आपको समझना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वायलेट है, इन्फ्रिंज है या फिर ब्रीच है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वायलेट। वायलेट का मतलब होता है किसी लॉ, रूल या फिर एग्रीमेंट को तोड़ना, उसे हम वायलेट करना कहते हैं, ठीक है। वायलेट लीगल या फिर ऑफिशियल रूल्स पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि ड्राइवर ने जो है वो स्पीड लिमिट वायलेट की, यानी कि जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उससे वो ज़्यादा चला रहा था, तेज़ चला रहा था, तो उसने क्या किया, स्पीड के नियमों का उल्लंघन किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये होता है वायलेट करना। दूसरा आता है इन्फ्रिंज। दोस्तों इन्फ्रिंज का मतलब होता है कि किसी के राइट्स, लॉज या फिर जो रूल्स है उनका उल्लंघन करना, उसे हम इन्फ्रिंज करना कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी ने कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया, यानी कि उल्लंघन किया, इस तरीके से। तीसरा आता है ब्रीच करना।
ब्रीच का मतलब होता है एग्रीमेंट, लॉ या फिर ड्यूटी को तोड़ना। ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए मतलब कि कॉमन यूज़ करना कॉमन है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ओबे है, कंप्लाई है या फिर रिस्पेक्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओबे। ओबे का मतलब होता है किसी नियमों का, इंस्ट्रक्शन का, रूल्स का पालन करना। ट्रांसग्रेस क्या करता है, रूल्स को तोड़ता है, ठीक है। जबकि ओबे क्या करता है, उन्हें फॉलो करता है। जैसे कि गुड सिटीजन्स ट्रैफिक लॉज को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, और केयरलेस ड्राइवर्स उन्हें ट्रांसग्रेस करते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आया? दोनों एक एग्जाम्पल से हमने दोनों वर्ड समझ लिए हैं। दूसरा आता है कंप्लाई करना। कंप्लाई का मतलब होता है कि रूल्स, लॉज या फिर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चलना, उसे हम कंप्लाई करना कहते हैं। ट्रांसग्रेस वायलेशन दिखाता है, जबकि कंप्लाई प्रॉपर फॉलोइंग को दिखाता है। जैसे कि कंपनीज जो है वो सेफ्टी रेगुलेशंस कंप्लाई करती है, कुछ कंपनीज एनवायरमेंटल लॉज ट्रांसग्रेस करती है। दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए? तीसरा है रिस्पेक्ट। दोस्तों, रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी रूल, किसी बाउंड्री या फिर पर्सन की जो इंपॉर्टेंस है उसको मानना और उसका ध्यान रखना, ठीक है। उसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि दोनों जो है वो मतलब कि पड़ोसी जो है वो नेबर्स, वो एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, इज्जत करना, इस तरीके से। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, नो वन इज़ अलाउड टू ट्रांसग्रेस द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी रूल का उल्लंघन करने की किसी को परमिशन नहीं है। यहाँ पर ट्रांसग्रेस का मतलब सिर्फ रूल तोड़ने से नहीं है, बल्कि ऑफिशियल रूल्स और डिसिप्लिन की लिमिट को क्रॉस करने या फिर उनके अगेंस्ट जाने से भी है। इस तरीके से हमने समझा है कि ट्रांसग्रेस यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अर्बेन। दोस्तों, अर्बेन का मतलब होता है शिष्ट, सभ्य, विनम्र या फिर जो मतलब कि आकर्षक, मतलब कि व्यक्तित्व वाला होता है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, उसे हम अर्बेन कह सकते हैं। यानी कि अर्बेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही कल्चर्ड है, सोफेस्टिकेटेड है या फिर वेल मैनर्ड है, ठीक है। और हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ लोगों से बात करता है, उसे हम जो है वो अर्बेन कह सकते हैं। ये सिर्फ अच्छे मैनर्स के लिए नहीं यूज़ होता है, बल्कि रिफाइंड पर्सनालिटी, सोशल स्किल्स और जो सिविलाइज बिहेवियर है उसको दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी का सीईओ जो है वो हर एम्प्लॉय से पोलाइटली बात करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी मतलब कि बहुत ही शांत रहता है, प्रोफेशनल रहता है, तो उसे अर्बेन कहा जा सकता है। वैसे अगर एक डिप्लोमेट अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर से बहुत ही पोलाइटली और जो कॉन्फिडेंशियली बात कर सकता है, तो उसका बिहेवियर भी जो है वो अर्बेन कहलाया जा सकता है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अर्बेन का जो मतलब है वो सिर्फ पोलाइट होना नहीं होता है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और रिस्पेक्टफुल होना, लेकिन अर्बेन का मतलब होता है पोलाइट होने के साथ साथ कल्चर्ड भी होना, सोफेस्टिकेटेड भी होना और सोशली रिफाइंड पर्सनालिटी भी रखना, उसे हम जो है वो अर्बेन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है, यानी कि एक दुकानदार है जो कि कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करता है, तो वो पोलाइट हो सकता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस डिप्लोमैट हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस, ग्रेस और एक्सीलेंट मैनर के साथ बात करता है। ये होता है किसी का अर्बेन होना, ठीक है। यानी कि पोलाइटनेस के साथ दो तीन चीज़ें और भी आती है जब हम बात करते हैं अर्बेन की। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास से पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि सोफिस्टिकेटेड है, कर्टियस है या फिर रिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब होता है रिफाइंड होना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना और वर्ल्डली एक्सपीरियंस वाला, उसे हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड ये जो वर्ड है वो बेसिकली नॉलेज और जो रिफाइनमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थिंकर है, यानी कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, उन्हें रिफाइंड है, एजुकेटेड है वो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, दूसरा आता है कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है कि विनम्र होना, रिस्पेक्टफुल होना, उसे हम कॉर्टियस कहते हैं। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट है, किसी मान लीजिए कि कोई होटल का रिसेप्शनिस्ट है, वो सभी विजिटर्स के साथ कॉर्टियस थी या फिर कॉर्टियस था, कोई मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल था, अच्छे से बात कर रहा था, विनम्र तरीके से, पोलाइटनेस के साथ, ऐसे हम कह सकते हैं। रिफाइंड हमारा तीसरा वर्ड आता है।
इसका मतलब होता है कल्चर्ड और हाई स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर वाला, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, रिफाइंड हम उसे कहेंगे। जैसे कि उसकी रिफाइंड टेस्ट सबको पसंद आई, यानी कि उसकी जो कल्चर्ड और हाई स्टैंडर्ड वाली जो टेस्ट है किसी चीज़ को लेकर जो उसका सिलेक्शन है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसे हम कहते हैं रिफाइन होना, ठीक है। ये होता है हमारे मतलब कि ये जो सारे हैं हमारे सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने सोफिस्टिकेटेड, कर्टियस या फिर रिफाइंड जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि रूड है, अनसिविलाइज्ड है या फिर बुरिश है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रूड। रूड का मतलब होता है बदतमीज़ या फिर डिसरिस्पेक्टफुल होना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, यानी कि सबके साथ बदतमीज़ी से बात कर रहा था, इस तरीके से। अनसिविलाइज हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब आता है कि भाई जिसमें मैनर्स और सिविलाइज बिहेवियर की कमी होती है उसे हम अनसिविलाइज कह सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अनसिविलाइज कहेंगे। जैसे कि किसी का बिहेवियर अनसिविलाइज है मतलब कि उसमें बिहेवियर्स की कमी है, यानी कि मैनर्स की कमी है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, इस तरीके से। बुरिश हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही रफ होना, इल मैनर्ड होना या फिर सोशली ऑकवर्ड होना। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि बुरिश कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि होस्ट जो है वो बहुत ही अर्बेन था और सभी गेस्ट को कंफर्ट फील करवा रहा था, ठीक है। ये होता है किसी का मतलब कि अर्बेन होना। लेकिन दूसरा गेस्ट बुरिश बिहेवियर की वजह से सबको ऑकवर्ड फील करा रहा था, ये होता है किसी का बुरिश होना, यानी कि इल मैनर्ड होना, सोशली ऑकवर्ड होना, उसे हम कहेंगे बुरिश होना, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो सारे एंटोनिम्स ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करने की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द अर्बेन बिजनेसमैन इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट मैनर। इस सेंटेंस का मतलब है कि उस बिजनेसमैन ने अपने पोलाइट, कॉन्फिडेंट और वेल मैनर्ड बिहेवियर से सभी लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया। यहाँ पर अर्बेन का मतलब सिर्फ विनम्र होने से नहीं है, बल्कि एक रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड और सोशली ग्रेसफुल पर्सनालिटी रखने से है। इस तरीके से हमने समझा है कि अर्बेन यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वैरी। दोस्तों वैरी का मतलब होता है सतर्क रहना, सावधान, चौकन्ना, सचेत या फिर होशियार, उसे हम वैरी कहते हैं। वैरी का मतलब होता है किसी पर्सन, सिचुएशन या फिर चीज़ के बारे में सतर्क रहना, केयरफुल रहना, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें कोई रिस्क हो सकता है, कोई डेंजर हो सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है और पहले सिचुएशन को ध्यान से समझकर बाद में डिसीजन लेता है, ठीक है। उसे हम वैरी रहना कहते हैं। जैसे कि अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आए और आप बिना वेरीफाई किए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें तो आप क्या है, वैरी है। वैसे अगर एक इन्वेस्टर किसी नई कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करता है कि कंपनी मतलब कि सही है या फिर नहीं है, कोई फ्रॉड है या फिर ऐसा वैसा, तो ये होता है कि भाई वो इन्वेस्टर कैसा है, वैरी है। यानी कि ऑनलाइन स्कैम से सतर्क रहना, अननोन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट ना करना, इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करना, रोड क्रॉस करते वक्त यानी कि ट्रैफिक पर या फिर जो गाड़ियां हैं उन पर नज़र रखना। तो इन सारी सिचुएशन में आप कैसे हो, वैरी हो, सतर्क हो, होशियार हो, अलर्ट हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वैरी का मतलब अफ्रेड नहीं होता। अफ्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना। वैरी मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है वो किसी चीज़ को डर के जो है वो उसकी सावधानी बरत रहे हो, ठीक है। वैरी का मतलब ये नहीं है कि डरना है, ठीक है, यानी कि डरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्क को समझकर सतर्क और केयरफुल रहना ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। यानी कि वैरी में फियर से ज़्यादा अलर्टनेस और कॉशन का आइडिया होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा थंडरस्टॉर्म से डर रहा है, यानी कि बिजली कड़कने से डर रहा है, तो वो अफ्रेड है, वो डरा हुआ है। लेकिन एक ट्रैवलर अपना पासपोर्ट और लगेज ध्यान से संभाल कर रखता है क्योंकि चोरी हो सकता है। यहाँ पर वो सतर्क है, अलर्ट है, वैरी है, डर नहीं रहा है। ये डिफरेंस होता है अफ्रेड होने में और वैरी होने में, जो कि आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि कॉशियस है, अलर्ट है या फिर विजिलेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है किसी काम को मतलब कि केयरफुली करना ताकि गलती या फिर डेंजर से बचा जा सके, उसे हम कॉशियस कहते हैं। कॉशियस जनरल केयरफुलनेस को दिखाता है, ठीक है। वो रेनी वेदर में कॉशियस था, यानी कि संभल कर चल रहा था क्योंकि बारिश की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए जो है वो सतर्क था, अलर्ट था ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अलर्ट हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से ध्यान देना, किसी भी डेंजर के लिए रेडी रहना, उसे हम अलर्ट कहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हमेशा अलर्ट रहता है कि कभी कुछ हो जाए, इसलिए जो है वो उसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ये होता है मतलब कि अलर्ट अवेयरनेस पे फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है विजिलेंट या फिर विजिलेंट, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करो उस तरीके से। इसका मतलब होता है लगातार ध्यान रखना ताकि किसी प्रॉब्लम या फिर डेंजर को तुरंत नोटिस किया जा सके। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स बॉर्डर पर विजिलेंट रहते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि वो हमेशा सतर्क रहते हैं, यानी कि डेंजर को तुरंत नोटिस कर लेते हैं, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये सारे हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए।
अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ट्रस्टिंग है, केयरलेस है या फिर रेकलेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग का मतलब होता है आसानी से दूसरे पर मतलब कि भरोसा करने वाला, यकीन करने वाला, ठीक है, उसे हम ट्रस्टिंग कहते हैं। केयरलेस का मतलब होता है बिना सोच विचार के ध्यान के काम करना, यानी कि जो लापरवाह होता है, बेपरवाह होता है, जो किसी चीज़ की केयर नहीं करता, उसे हम जो है वो मतलब कि केयरलेस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि केयरलेस इन्वेस्टर ने बिना पढ़े ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, तो मतलब कि उसने देखा भी नहीं कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीज़ के लिए हमें साइन करवाया जा रहा है, बल्कि साइन कर दिया। ये होता है किसी व्यक्ति का केयरलेस होना, ठीक है। रेकलेस हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना रिस्क लेना, उसे हम रेकलेस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेकलेस क्लाइंबर जो है वो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के पहाड़ पर चढ़ने लगा, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि परवाह नहीं थी कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है। ये होता है किसी व्यक्ति का रेकलेस होना, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स हु आस्क फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो अजनबी लोग ऑनलाइन आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल यानी कि सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर वैरी का मतलब सिर्फ डरने से नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ की मतलब कि उनसे डर कर रहो, बल्कि पॉसिबल स्कैम्स या फिर जो फ्रॉड्स है उनसे बचने के लिए कहा जा रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वैरी यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है असैसिन। दोस्तों असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, गुप्त हत्यारा या फिर राजनीतिक हत्यारा, उसे हम क्या कहेंगे, असैसिन कहेंगे। यानी कि असैसिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी इंपॉर्टेंट या फिर स्पेसिफिक पर्सन की जानबूझकर हत्या करता है, खासकर पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर पर्सनल मोटिव से, ठीक है। कई बार असैसिन को किसी मारने के लिए जो है वो मतलब कि किसी को मारने के लिए हायर भी किया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना सुपारी देना, इस तरीके से वो होता है असैसिन करना, ठीक है। ये वर्ड आम मर्डरर के लिए हर सिचुएशन में यूज नहीं होता है। असैसिन यूजुअली किसी टारगेटेड किलिंग को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर स्पेसिफिक पर्सन है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा इंसान आदमी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असैसिन कह सकते हैं। अगर उसको कोई मारना चाहता है और उसके लिए उसे हायर किया जा रहा है तो ओके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी फेमस पॉलिटिकल लीडर को प्लान बनाकर मार देता है, तो उसे असैसिन कहा जा सकता है। वैसे अगर किसी क्रिमिनल को पैसे देकर किसी स्पेसिफिक पर्सन की किलिंग के लिए भेजा जाए, तो वो भी असैसिन कहलाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर की प्लान्ड किलिंग करना, किसी फेमस पर्सन को टारगेट बनाना, या फिर सुपारी लेकर जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की हत्या कराना, सीक्रेट मिशन में टारगेटेड किलिंग करना, ये सारे जो एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, असैसिन के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, असैसिन का मतलब सिर्फ मर्डरर नहीं होता। मर्डरर इसका मतलब होता है, लेकिन सिर्फ मर्डरर नहीं होता। मर्डरर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी की इलीगल किलिंग करे, यानी कि मर्डरर में ज़रूरी नहीं है कि कोई को मतलब कि किसी व्यक्ति को जो है वो बताना ही पड़ेगा कि आपको इस व्यक्ति को जो है वो मारना है, उसका मन आए तो वो किसी को भी मार सकता है, ये होता है मर्डरर, ठीक है। लेकिन असैसिन वो होता है, यानी कि असैसिन ऐसा मर्डरर होता है जो किसी स्पेसिफिक टारगेट को प्लान करके या फिर स्पेशल मोटिव के साथ मारता है। ये होता है असैसिन और मर्डरर में डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोगों के बीच झगड़े में जो है वो मतलब कि एक व्यक्ति ने दूसरों को मार दिया, ये होता है मर्डर करना, ये होता है मर्डरर बनना, ठीक है। लेकिन एक क्रिमिनल ने प्लानिंग के साथ एक पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करके मार दिया, ये होता है असैसिन। ये होता है कि भाई पहले प्लानिंग थी, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो मारा गया है, ऐसा नहीं है कि ताव हाव में मार दिया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मर्डरर है, हिटमैन है या फिर किलर है। सबसे पहला आता है मर्डरर। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की इलीगल किलिंग करने वाला, उसे मर्डरर कहते हैं। जैसे कि पुलिस ने मर्डरर को अरेस्ट कर लिया, बहुत बार हम सुनते हैं ना इस तरीके से, ये होता है मर्डर करना, ठीक है। मर्डरर क्या होता है, जनरल टर्म है बेसिकली, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। हिटमैन हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है पैसे लेकर किसी की किलिंग करने वाला क्रिमिनल, उसे हम हिटमैन कह सकते हैं। जैसे कि माफिया ने एक हिटमैन हायर किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर फोकस होता है हिटमैन का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किलर हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी की जान लेने वाला व्यक्ति, ये होता है किलर, ठीक है। यानी कि पुलिस को किलर की तलाश थी, इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टर है, गार्डियन है, गार्जियन जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं वो, या फिर डिफेंडर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला व्यक्ति। जैसे कि बॉडीगार्ड क्या होता है, एक प्रोटेक्टर होता है, सुरक्षा करता है, उसे हम प्रोटेक्टर कहेंगे। गार्डियन क्या होता है,
गार्डियन का मतलब होता है देखभाल और प्रोटेक्शन करने वाला व्यक्ति, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के क्या होते हैं, गार्डियन होते हैं या फिर गार्जियन होते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। असैसिन क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, जबकि गार्डियन सेफ्टी और केयर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिफेंडर हमारा तीसरा है। डिफेंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर मतलब की जगह की रक्षा करने वाला, उसे हम डिफेंडर कहते हैं। जैसे कि हमारे सोल्जर्स, हमारे जो सैनिक है, आर्मी जो है वो क्या करती है, देश को डिफेंड करती है, यानी कि वो देश के डिफेंडर्स है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो हमारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द असैसिन केयरफुली प्लान द अटैक ऑन द पॉलिटिकल लीडर। इस सेंटेंस का मतलब है कि असैसिन ने पॉलिटिकल लीडर पर अटैक करने की पहले से प्लानिंग की थी। यहाँ पर असैसिन का मतलब सिर्फ मर्डरर से नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने स्पेसिफिक टारगेट को सोच समझकर और प्लानिंग के साथ निशाना बनाया है। इस तरीके से हमने समझा है कि असैसिन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विटी। दोस्तों विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब या फिर मतलब चतुर, मज़ेदार और बुद्धिमानी से बोलने वाला। यानी कि विटी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर बात जो स्मार्ट, क्लेवर और फनी तरीके से बोली या फिर लिखी गई हो। विटी इंसान अपनी क्विक थिंकिंग और इंटेलिजेंट सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से लोगों को हंसा देता है। यानी कि ये सिर्फ फनी होना नहीं होता है, बल्कि ह्यूमर के साथ इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाता है। जैसे कि हम रोस्ट करना कहते हैं ना, यानी कि मौके पर जो है वो मतलब कि तुक्का मारना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है और कैंडिडेट उसका स्मार्ट और फनी जवाब देता है, तो उसका जवाब कैसा है, विटी कहलाएगा। वैसे अगर एक कॉमेडियन इंटेलिजेंट जोक्स के थ्रू ऑडियंस को हंसाता है, तो उसका स्टाइल कैसा है, विटी है। यानी कि स्मार्ट जोक्स करना, फनी और इंटेलिजेंट रिप्लाईज देना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से लोगों को हंसाना या फिर क्लेवर कमेंट्स करना, ये जो सारे एग्जाम्पल ये किस चीज़ के हैं, विटी होने के ही है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि विटी होने का मतलब सिर्फ फ़नी होना नहीं होता है। फ़नी का मतलब होता है जो किसी को भी किसी भी तरीके से हंसा दे, उसे हम जो है वो फ़नी कह सकते हैं। फ़नी तो है वो मतलब आप जो है वो मुंह बनाकर भी हंसा सकते हो, कोई एक्शन करके भी हंसा सकते हो, डांस के थ्रू भी हंसा सकते हो। लेकिन विटी का मतलब होता है जो इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस और क्विक थिंकिंग के साथ आपको हंसा दे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि मतलब कि फ़नी फेसेस बनाकर सबको हंसा रहा है, तो वो फ़नी है। ठीक है, लेकिन एक स्पीकर इंटेलिजेंट जोक बोलकर ऑडियंस को हंसा देता है, तो ये विटी है। डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लेवर है, ह्यूमरस है या फिर शार्प है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, उसे हम क्लेवर कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमरस हमारा दूसरा वर्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, फ़नी होता है, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस थी, यानी कि आपको उसे पढ़कर थोड़ी हंसी आई, मज़ा आया, इस तरीके से। ओके, शार्प का मतलब होता है क्विक माइंडेड और मेंटली अलर्ट होना, उसे हम शार्प होना कहते हैं। जैसे कि लॉयर का माइंड बहुत ही शार्प है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, ये होता है किसी का शार्प होना। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि डल है, ह्यूमरलेस है या फिर स्लो विटेड है। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डल। डल का मतलब होता है बोरिंग होना या फिर इंटेलिजेंस और एक्साइटमेंट की कमी होना, उसे हम डल कहते हैं। ओके, जैसे कि स्पीकर की विटी रिमार्क सबको पसंद आई, लेकिन दूसरे स्पीकर की डल प्रेजेंटेशन से ऑडियंस बोर हो गई। ये डिफरेंस आपको समझना है, एक ही सेंटेंस में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमरलेस का क्या मतलब होता है, ह्यूमरलेस का मतलब होता है जिसमें ह्यूमर नहीं है, जिसमें कोई फन नहीं है, फनी नेचर नहीं है, जिसका उसे हम ह्यूमरलेस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जज का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ह्यूमरलेस था, इस तरीके से हम कह सकेंगे। तीसरा आता है स्लो विटेड। स्लो विटेड का मतलब होता है जल्दी समझ ना पाना और स्मार्ट रिप्लाईज ना दे पाना, उसे हम स्लो विटेड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हर विटी रिमार्क्स मेड एवरीवन लाफ ड्यूरिंग द मीटिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि मीटिंग के दौरान उसके स्मार्ट और फनी कमेंट्स ने सभी लोगों को हंसा दिया। यहाँ पर विटी का मतलब सिर्फ मजाक करने से नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट, क्लेवर और क्विक थिंकिंग के साथ ऐसी बात कहने से है जो लोगों को एंटरटेन भी करे और इम्प्रेस भी करे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विटी यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी वर्ड आता है टेनुअस। दोस्तों टेनुअस का मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक, बहुत ही पतला, अस्थिर या फिर कमज़ोर आधार वाला, उसे हम जो है वो टेनुअस कह सकते हैं। टेनुअस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही वीक है, फ्रेजाइल है या फिर अनसर्टेन है, जिससे वो आसानी से टूट सकती है,
फैल सकती है या फिर ख़त्म हो सकती है, इस तरीके से। ये जो वर्ड है वो सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एविडेंस के लिए, कनेक्शंस के लिए और चांसेस के लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो कंपनीज़ के बीच पार्टनरशिप बहुत ही वीक हो जाती है और कभी भी टूट सकती है, तो उनका रिलेशनशिप कैसा हो चुका है, टेनुअस हो चुका है। वैसे अगर किसी क्राइम केस में पुलिस के पास बहुत ही कम और वीक एविडेंस हो तो कहा जा सकता है कि उनके पास टेनुअस एविडेंस है, यानी कि वीक फ्रेंडशिप जो कभी भी टूट सकती है, कमज़ोर एविडेंस या फिर बहुत ही पतला धागा, अनसर्टेन चांस ऑफ सक्सेस। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, टेनुअस होने के ही एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि टेनुअस का मतलब सिर्फ वीक होना नहीं होता। वीक का मतलब होता है कमज़ोर होना, लेकिन टेनुअस का मतलब होता है इतना कमज़ोर होना या फिर इतना अनसर्टन होना कि उस पर भरोसा करना मुश्किल हो या फिर वो आसानी से टूट सकता है या फिर फैल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि टेनुअस में फ्रेजालिटी और अनसर्टेनिटी का आइडिया ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मतलब कि समझ कर चलनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक पुरानी सी कोई कुर्सी है, कोई चेयर है जो कि वीक है, तो उसे हम जो है वो क्या कहेंगे, वीक है, मतलब कमज़ोर है, ठीक है। लेकिन स्पाइडर वेब का जो धागा है वो बहुत ही पतला होता है, आसानी से टूट सकता है। ये होता है किसी चीज़ का टेनुअस होना। डिफरेंस आपको समझना है कि वीक और टेनुअस में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि फ्रेजाइल है, वीक है या फिर फ्लिम्जी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्रेजाइल। दोस्तों फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक होना, आसानी से टूटने वाला होना। जैसे कि मतलब कि ग्लास, जो ऐसे कांच का ग्लास होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रेजाइल कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक है, गिरते ही टूट जाएगा, इस तरीके से। वीक का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, पावर नहीं होती है, जो कमज़ोर होता है, तो उसे हम वीक कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि कमज़ोर है, वो किसी बीमारी को झेल नहीं सकता, इस तरीके से। तीसरा हमारा आता है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही पतली है, बहुत ही मतलब कि कमज़ोर है, पुअरली मेड है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लिम्जी कहेंगे। जैसे कि कोई प्लास्टिक बैग, उसे हम फ्लिम्स कह सकते हैं कि बहुत ही पतली है, वीक है, कभी भी फट सकती है, उस तरीके से। ये होता है किसी चीज़ का फ्लिम्जी होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स अंडरस्टूड है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है या फिर सिक्योर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत होना या फिर रिलायबल होना, ठीक है। टेन्यूअस कैसा होता है, वीक होता है, अनसर्टन होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल होता है, सॉलिड होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सॉरी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये होता है किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग होना। सॉलिड का क्या मतलब होता है, जो फर्मली बिल्ट होता है या फिर वेल सपोर्टेड होता है, उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग की फाउंडेशन सॉलिड है, ये होता है किसी चीज़ का सॉलिड होना, ठीक है। तीसरा हमारा आता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सेफ, स्टेबल और डिपेंडेबल होना, कि उसकी जॉब सिक्योर है, कहते हैं ना, यानी कि उसकी जॉब कैसी है, स्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है, आसानी से खोई नहीं जा सकती। ये होता है किसी चीज़ का सिक्योर होना। आई होप आपको सारे एंटोनिम्स भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनीज फ्यूचर रिमेन्ड टेन्यूअस डिस्पाइट रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि हाल ही में कुछ इंप्रूवमेंट्स होने के बाद भी कंपनी का जो फ्यूचर है वो अभी मजबूत और गारंटीड नहीं था। यानी कि यहाँ पर टेन्यूअस का मतलब सिर्फ वीक होने से नहीं है, बल्कि ऐसा फ्यूचर जो अभी भी अनसर्टन है, अनस्टेबल है और जो कभी भी खराब हो सकता है, उससे यहाँ पर जो है वो इस चीज़ का मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि टेन्यूअस यानी होता क्या है। दोस्तों इसी के साथ हमने जो है वो हमारे सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।